तुम लोग को देखना है, ये फिर लेटेस्ट जुलाई का कवर कर चुके हैं पहला क्लास में। ये 12 अगस्त जो सबसे लेटेस्ट है, आज 14 है, इसका मतलब जस्ट अभी का है। इसमें हम लोग 4 टॉपिक करने वाले, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, चारों टॉपिक 1 घंटा का टारगेट है जी, ठीक है। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ठीक है, जो कि वाइबल नहीं है। क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं, क्यों? मोदी जी 2018 में अपना एक एक्सप्रेशन दिए थे, एक स्टेटमेंट दिए थे कि ज़रूरी है कि सभी कंट्रीज़ में क्या हो कि ग्रिड सिस्टम एक हो। ग्रिड सिस्टम एक होगा तो बिजली एक हो जाएगा। ग्रिड समझते हो ना, जैसे पावर हाउस है, पावर हाउस हर जगह जाता है ना, उसी तरह हर कंट्री ग्रिड से कनेक्टेड हो। अच्छी बात है, तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे एसेसेबल होगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है तो बांग्लादेश से चला गया, क्योंकि बांग्लादेश जुड़ा हुआ है इंडिया से। बात समझ रहे हो ना? इसको बोलते हैं एक दुनिया है, एक सन है, तो एक भी ग्रिड होना चाहिए। मगर क्रिटिक्स बोलता है कि ये सही नहीं है, बहुत चैलेंजेस है। समवर्ती सूची का विषय है ना सर, बिजली, हाँ तो इसमें तो स्टेट और सेंट्रल दोनों का बिल्कुल। और इसमें हम लोग स्टेट बिल भी किए थे, जिसमें कंट्रोवर्सी था। जून में पढ़ रहे हो ना? हाँ, आ सकता है परसों तुम लोग को, अच्छे से पढ़ना। गोल्ड 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 मैट्रेस, सोना सोना सोना, सब पागलों के दौड़ रहा है। क्यों? कोविड के टाइम में। क्यों कोविड के टाइम में सब गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है। अभी हम रियल इस्टेट में खर्च करेंगे, अभी स्टॉक मार्केट में खर्च करेंगे, या अभी बॉन्ड पे खर्च करेंगे, तो वो हमको उतना पैसा नहीं देगा जितना गोल्ड में देगा। ऐसा क्यों है? प्योर इकोनॉमिक्स आ जाएगा यहाँ पे जब डिस्कस करेंगे। उसके बाद मार्स, जानते हो कि मार्स हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है ना? मार्स लगता है कि यार हम मार्स में खोज लेंगे। आयरन ऑक्साइड, लाल कलर दिखता है, आयरन ऑक्साइड है तो पानी होने का सूचना है, स्टार्टिंग में बता चुके थे। और इसके लिए कौन से प्लान, कौन सा मिशन भेजा गया अभी तक, सब जानेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्योर, बहुत अच्छा टॉपिक है। और लास्ट में WHO जानेंगे कि WHO को पहले ही बता चुके हैं ना, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जहाँ पे चुन के गए थे हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, याद करो तुम लोग, है ना? अब जरूरी है कि पैराडाइम शिफ्ट हो, नहीं तो देख रहे हो इथोपिया का जो है सब बोल रहा है कि इथोपियन गवर्नमेंट प्रमोट किया है चाइनीज़ को, और ठीक से कोविड-19 का रिपोर्ट नहीं दिया कि नहीं है। इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे, हालांकि इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ कर चुके हैं पास्ट में। चलो देखते हैं। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये तुम्हारा डाउन टू अर्थ 11 अगस्त में आया था, और डाउन टू अर्थ 17 जून को आया था। कोलैबोरेशन हो गया, देख रहे हो? कोई जब रिपीट हो रहा है तो दोनों को, तीनों को क्लब करके बता रहे हैं एक बार में, तो 2 एनुअल का मिक्सचर है। फटाफट देख लो सिलेबस। इकोनॉमिक डेवलप, वेरी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एक्सेट्रा, फाइन। चल, हड़बड़ा के नहीं, यहाँ पे फिर पेशेंस को कायम करते हुए समझते बात। हड़बड़ा कर दिए तो फिर क्या कर दिए, है ना? देखो बात समझो। बोले हैं प्राइम मिनिस्टर स्पीच दिए थे, बोले थे ना तुम लोग को, तो प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है, वी हैव अ ड्रीम कॉल्ड 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। समझे? We can generate round the clock electricity from the sun as it sets in one part of the world but rises in another part. कभी भी सन डूबता है? नहीं डूबता है। एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है, यहाँ पे दूसरी जगह है तो एक जगह है नहीं है, हर जगह है। ट्रॉपिक्स वही घूम जाता है तो फिर इधर आता है, यानी कि सन तो कभी, सन तो स्टैटिक है। जब सन स्टैटिक है तो वर्ल्ड में भी हर टाइम एनर्जी तो मिल ही रहा है। ग्रिड में जोड़ दीजिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी तो हर समय हमको मिलेगा। यही है, यही इसका फंडा है। क्यों? सन कभी भी सेट नहीं है इंटायर अर्थ के लिए, एक कोना में है तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का दूसरी तरफ है। दिस वॉज इनशिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर 2018। बोले ना अक्टूबर में 18 में किए थे, जब ये एड्रेस कर रहे थे सेकेंड ग्लोबल री इन्वेस्ट मीटिंग ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। जब इसका कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जब इसका मीटिंग हो रहा था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, उस समय उनके मुंह से निकला हुआ स्टेटमेंट है ये। एंड द फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इस जगह पे जब फर्स्ट अलायंस हो रहा था, फर्स्ट मीटिंग था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पता है ना, पेरिस ट्रीटी के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम का बात है। और ये गुरुग्राम में है कि नहीं है इसका हेडक्वार्टर, तुम्हें पता है कि नहीं है? अब यही है कि वन वर्ल्ड, ये वाला जो कॉन्सेप्ट 1 ग्रिड मैं ये होल्ड में रख दिया गया है। बात तो बड़ा बड़ा होता है एग्जीक्यूटिव का, मैं जब आता है इम्प्लीमेंटेशन की बारी तो ये फेल हो जाता है।
ठीक है, ठीक है। सुमन, यू डू वन थिंग, इधर आ जाओ तुम चेयर लेके। कल भी सेम न्यूएंसेस क्रिएट हुआ, आज हम नहीं चाहते। इधर इधर आ जाओ, इसका देखो, तुम इधर रख दो, ठीक है। हालांकि तुमसे उम्मीद नहीं करते, मैं तुम बोल देता है घर आके का, वो तो बोलता ही है उसको, वो तो जग जाहिर है। तुम नहीं बोलते हो, वो तुमको बोलता है तब तुम बोलते हो। ये ऐसा बोलना चाह रहे थे, ठीक ना? हाँ वही कुछ कुछ बोलता था। हाँ, वही हमको पता है। यहाँ आँख केवल नीचे ही नहीं है, यहाँ आँख सबको दिखता भी है। भला के ज़माना नहीं है, देखा तुमको कर दिया ना, गलत बोल दिया ना तुमने बारे में लड़ाई लगवा देते हैं। सुनो सुनो यार, जिस चीज़ से बचना चाहते हो वही चीज़ में जाते हो तुम लोग। देखो ये जैसे हमारा जो मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसने होल्ड कर दिया ये कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और अभी तक रुका है कि फर्दर नोटिस अभी तक नहीं आया इस चीज़ को करने के लिए। और वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड के लिए, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर बोल चुके, स्लोगन दिए कि सन नेवर सेट्स, जान ही रहे हो। आइडिया क्या है कि सोलर एनर्जी सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहता है, हर जगह तुमको मिलेगा ही, वही चीज़ फिर से बोला जा रहा है। तो MNRE जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ये प्रपोजल क्या है कि बहुत सारे कंसल्टिंग फर्म्स क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म विजन पे काम करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे करेंगे, रोड मैप पे यानी कि ब्लूप्रिंट करेंगे, ताकि ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट है इसको ठीक से हम इम्प्लीमेंट करें भारत में। माँ अभी होल्ड पे है, तो ये क्या है, तो ये यही है कि इंडिया से इनिशिएटिव है ताकि ग्लोबल इकोसिस्टम हो सके और जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो इंटर कनेक्टेड हो सके। और यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है, सोलर एनर्जी का, ठीक है ना। ब्लूप्रिंट डेवलप किया है वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के द्वारा। वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, अपना टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये क्या किया जाएगा, ग्रिड कनेक्टेड, यही रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन होंगे, इससे लगाया जाएगा और सब कनेक्ट किया जाएगा, है ना। तो देखते हो ना, जाते हो जब यात्रा करते हो तो रूफटॉप दिखता है तुम लोग को, सोलर प्लांट्स, तो वैसे ही बना के सबको जोड़ देना है। उसके लिए हमको सोलर पैनल चाहिए, उसके लिए हमको सेमीकंडक्टर चाहिए, समझ लो। सेमीकंडक्टर मतलब फिर चला गया उधर एडिटोरियल। अब ये है 3 फेज में प्लान किया गया, अचानक तो पूरा वर्ल्ड में नहीं होगा। पहला फेज क्या है, जो कि आपके एशियन कंटिनेंट को टच करेगा, यानी कि इंडिया नेपाल से, नेपाल बांग्लादेश से, म्यांमार से, इस तरह कनेक्ट होगा। दूसरा फेज में अफ्रीका को ऐड करेंगे और तीसरा फेज में पूरा वर्ल्ड को ऐड करेंगे। बात समझे। और कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कहीं ये इंडिया BRI के काउंटर तो नहीं बना रहा है, मगर ऐसा नहीं है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना चला, मैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बेल्ट रोड इनिशिएटिव में पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे बल दिया जा रहा है और जिसमें उसी कंट्री का ज़्यादा फायदा है। मगर इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में जितना भी कनेक्ट होगा सब कंट्री का फायदा होगा। कई एक्सपर्ट इसका नाम दे, मगर मेरा ओपिनियन है कि गलत है, ऐसा नहीं है। समझे बात को। मगर एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, कंसर्न भी दिखा रहे, चैलेंजेस है ना, कोई इंप्लीमेंट करोगे चैलेंजेस होगा ना। पहले जियो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स मतलब क्या कि बताओ सरकार किसी का गिर गया, खत्म, गिर बोलेगा नहीं हम नहीं जाओगे, जब भागो। इमरान खान की जगह दूसरा कोई आ गया, बोला मोदी जी के साथ हम नहीं करेंगे समर्थन, खत्म हो गया। बांग्लादेश में शेख हसीना खत्म होगी, दूसरा है तो बोला इंडिया से नहीं करना है, जियो पॉलिटिक्स। वही बोल रहा है कि इट इज़ सीन एज इंडिया इंडेवर फॉर वर्ल्ड लीडरशिप। ये दिख रहा है कि इंडिया क्या है, वर्ल्ड लीडरशिप में अपना रोल प्ले कर रहा है। मगर जो तुम्हारा जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है वो तो मुश्किल है डिकोड करना, कुछ भी हो सकता है। मोदी जी ने इंडिया का है जी, मोदी जी को भी धता बताने के लिए तो बैठा हुआ कंट्री का, जी जिनपिंग बैठा हुआ है, शिंजो एबे बैठा हुआ है, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई है, एक से एक लीडर है वर्ल्ड में। प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की कितनी अच्छी है, देखना, यदि नहीं है तो देख लेना, बहुत अच्छी है वो। द मैकेनिज्म ऑफ कॉस्ट शेयरिंग विल बी चैलेंजिंग। जो मैकेनिज्म है कॉस्ट शेयरिंग है, कितना कौन देगा, ये भी तो चैलेंजिंग है, पता ही नहीं है इसके बारे में, खाली लिख दिए और कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ठीक है। प्रायोरिटीज़ क्या होगा, ठीक है, दिस विल बी वेरी क्यों, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रायोरिटीज़ है। नेपाल में हो सकता है सोशो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ पे काम देता होगा, पॉवर्टी पे, दूसरा अलग एक्टिविटीज़ पे। एनर्जी को कौन दे रहा है, हर एक कंट्री में प्रायोरिटी अलग है ना। जो कंट्री बहुत गरीब है तो वो अलग प्रायोरिटी, जो कंट्री बहुत अमीर है वो अलग प्रायोरिटी है। तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी एज अ प्रायोरिटी सब कंट्री में लाइएगा, ये भी तो बड़ा चैलेंजेस है ना। वही बोला कि स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स है वो कहीं ना कहीं होगा, मगर वो रुकावट हो जाएगा जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम के वजह से। बोले ना एक कंट्री में अपना अपना रीजन से।
मोरेवर एनर्जी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर लॉन्ग रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। तुम जानते हो कि एनर्जी सप्लाई तुम्हारे डिफेंस एसेंशियल सर्विस के लिए ज़रूरी है, मगर क्या है, कॉमन ग्रिड में कोई दिक्कत हो तो एसेंशियल सर्विस बर्बाद। जैसे तुम्हारा सीरीज कनेक्शन होता है, एक कनेक्शन बर्बाद तो पूरा बर्बाद, ये भी बर्बाद, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है एनर्जी, हॉस्पिटल से रिलेटेड है। कहीं ग्रिड में कोई दिक्कत हो तो पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। देख रहे हो आए दिन कोविड-19 में तुम्हें क्या क्या केसेस मिल रहे हैं कि फायर हो गया, जल गया, कमी है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो तुम लोग न्यूज़ सब। एनी डिसरप्शन, कोई भी डिसरप्शन हुआ तो इसका क्रिटिकल सर्विसेज पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा बहुत सारे कंट्रीज़ में। 7th पॉइंट यही है, नॉट मैनी कंट्रीज में बी विलिंग टू, इसलिए बहुत सारे कंट्री हो सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को ना अपनाएं, वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड को। समझ गए पहला कॉन्सेप्ट कि क्या जियोपॉलिटिकल रीजन, ठीक है। सेकंड रीजन ये है ग्लोबलाइजेशन वर्सेस डीग्लोबलाइजेशन। समझते हो, ग्लोबलाइजेशन बोलता है मगर सब, जैसे डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है कि हम डीग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएंगे, अब हम नहीं देंगे वीज़ा, जाओ H1B वीज़ा नहीं देंगे, तो ये भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का अगेंस्ट है कि नहीं है। ये सब भी फिनोमेना हो ही रहा है। तो देखो कोरोना वायरस पेंडेमिक क्वेश्चन किया कि नहीं किया कि ग्लोबलाइजेशन ठीक नहीं है। आज ग्लोबलाइजेशन वैसे ही ना, तो यूएस से चाइना से इंडिया में आया क्योंकि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स है। यदि ये रिस्ट्रिक्टेड रहता, ग्लोबलाइजेशन नहीं रहता तो आज कोरोना नहीं होता हम लोग को। तो ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव रूप है कि नहीं है कोविड-19, सोचने वाली बात है, ठीक है। बिल्कुल, ये इफेक्ट क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। डीलिंग विद डिफरेंट गवर्नमेंट्स, अलग अलग गवर्नमेंट से डील करना और अलग अलग मार्केट फोर्स से डील करना डेवलपर्स के लिए बहुत दिक्कत वाली बात। एक डेवलपर जाए तो स्टेट में इतना वेरिएशन है, कंट्री में कितना इम्पैक्ट होगा। एक कंट्री में जाते हैं एफडीआई, एक स्टेट में जाते हैं एफडीआई करने के लिए तो बोला कि नहीं आपको बहुत सारा क्लियरेंस पास करना पड़ता है, इसलिए दौड़ के हम यूपी में जाते हैं। हाँ, कैसे बंगाल का प्रोजेक्ट उठ के गुजरात में आ गया था टाटा वाला, जो कि इंडिया का पार्ट है। तो डेवलपर्स के लिए जो बनाना चाहता है, ये सिस्टम को अपनाना चाहता है, उसके लिए बहुत हर्डल्स है, क्योंकि हर जगह का प्रोग्राम एंड पॉलिसीज अलग है। तो डेवलपर्स के लिए कंडीसिव इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा, ये बोलना चाह रहा है। और प्रोजेक्ट में जो आत्मनिर्भर भारत का बात करते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बात करते हैं, तो कहाँ से पूरा होगा। भारत में डोमेस्टिक प्रोड्यूस करेंगे तब ना आत्मनिर्भर भारत होगा, और इसमें आप जुड़िएगा तो बाहर से आपको मंगवाना होगा, तो कहाँ आएगा भारत निर्भर। तो ग्लोबलाइजेशन वर्सेस डीग्लोबलाइजेशन समझ गए। इकोनॉमिक विजन देखो, ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट यूजुअली वेट द बेनिफिट ऑफ लैंड एंड सोलर रेडिएशन। बोला कि जो ट्रांसमिशन कॉस्ट, एक जगह से दूसरा जगह जाने पे कितना पैसा लगता है और कितना एनर्जी लॉस होता है, जानते हो ना। ट्रांसमिशन लॉस बहुत होता है कि नहीं होता है। तो हो सकता है इतना लॉस हो कि जितना आप लैंड खरीद रहे हैं, जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रहे उससे भी ज़्यादा लॉस हो जाता है। काहे बनाए ये ग्रिड, है ना, ये भी दलील सही है। इकोनॉमिक विजन, सप्लाई ऑफ एनर्जी थ्रू द ग्रिड इन अ टाइम डोमेन, ठीक है, इसमें भी दिक्कत होगा क्योंकि ह्यूज कॉस्ट लगेगा। एक टाइम डोमेन में आपको देना है तो ह्यूज कॉस्ट लगेगा, वही किलोमीटर्स वही बोल रहा है, ट्रांसमिशन ही रेट है। इकोनॉमिक बेल्ट्स ऑफ सच क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन्स आर ट्रूली मैक्सिमाइज व्हेन दे आर कंस्ट्रक्टेड विद अ पॉलिटिकल यूनियन। जब यूरोपियन यूनियन जैसा हो तो बढ़िया से बन सकेगा, सब कंट्री का है। जब इंडिया और पाकिस्तान का बात हो तो कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। फिर जियो पॉलिटिक्स का बात आ जाएगा, फिर इकोनॉमिक विजन नहीं हो पाएगा। जिस हिसाब से सोच रहे हैं बनाने के लिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में मतभेद है, तो कहाँ से वर्ल्ड वन सोलर और ये बनेगा। सेंट्रलाइज वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, देयर इज अ डिफरेंस इन वोल्टेज। जानते हो वोल्टेज डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। जानते हो कि एशिया में तुम्हारा 60 हर्ट्ज चलता है, बताए थे, वहाँ पे कुछ और चलता है, तो यानी कि इतना वैरी कर रहा है। यूरोपियन कंट्री में कुछ और फ्रीक्वेंसी है, इंडिया में कुछ और फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे कुछ और वोल्टेज है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज और है। तो कॉमन स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, वो करते करते समय बीत जाएगा, ठीक है। मेंटेनिंग ग्रिड स्टेबिलिटी, ठीक है, ये भी एक टेक्निकली डिफिकल्टी हो सकता है। ग्रिड वो मेंटेन करना, ग्रिड मेंटेन करना इतना आसान नहीं ना जी। जैसे एक तुम्हारा शनिचरा स्थान का कल खराब हुआ तो बाबू लग गया कितना, रात को 4-5 बजे ठीक हुआ है, पता है। तुम लोग 1 बजे भी आता तो नहीं पढ़ पाता, और वही बाबू इसलिए हम गए थे वहाँ पे कि फेडअप हो गए थे घर में बैठे बैठे, वहाँ जाके बच्चे लोग साथ खेलेंगे, इसलिए चले गए थे, और उसी में तुम देख ली। हाँ आते हो, मैं गए थे तभी तो आए थे ना। ठीक है, तो बात समझ गए। तो ये समझ ग्रिड स्टेबिलिटी, जैसे कल छोटा एग्जांपल देखे तो लग गया 1.5-2 दिन ठीक करने में। ये वर्ल्ड का बात चल रहा है। शहर में ये हाल है, इससे अच्छा तो गांव में जल्दी हाँ, ठीक कर देता है। अरे बुरा हाल हो गया, 12 घंटा लगा, बार ज़्यादा लगा। इन द बैकड्रॉप ऑल द अबव ड्रॉबैक्स, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट को फिर से देखा जाए और लॉन्ग टर्म फोकस ऑन डेवलपिंग लॉन्ग टर्म एंड कंप्लीट सोल्यूशन दैट कैन रीच द मासेस, और वो काम करे जो मासेस तक पहुंच पाए, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, मगर लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। ये नहीं कि आज सोचा कल कर दिए, नहीं होगा इसमें।
बात समझ में आया? पहला एडिटोरियल का एसेंस खत्म हो गया जी, ठीक है। सेकंड देखते हैं, गोल्ड 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 मैड्रस, है ना, सोना चारों तरफ सोना, दौड़ जाओ भाई, है ना, चारों तरफ सोना है, दौड़ जाओ भाई पैसा लगाते हुए। तो क्या है इसका मतलब? ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 11 अगस्त को आया था। पहले बात समझो तुम लोग, कॉन्सेप्ट समझो, पूरा इकोनॉमिक्स आ गया, दिमाग खोल के इधर उधर नहीं देखना है, पूरा समझना है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। आप देखो कि बोला क्या जा रहा है। देखो गोल्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है करेंसी को, ये तो जानते हो। तुम्हारा जो करेंसी बनता है गोल्ड के हिसाब से बनता है। तुम्हारे पास जितना गोल्ड रिजर्व्स होंगे उतना ही करेंसी तुम्हारा स्टेबल होगा, इसलिए आरबीआई में गोल्ड रिजर्व्स भी होते हैं, और इंडिया का तुम्हारा आईएमएफ में गोल्ड रिजर्व्स भी है। हमारा भारत का वहाँ पे गोल्ड रिजर्व है ताकि हमारे करेंसी क्या स्टेबल हो वो इंटरनेशनल मार्केट में। और अभी क्या किया जा रहा है, अभी इन दिनों देखेंगे हम लोग कि चाइना और रसिया और ज़्यादा गोल्ड को खरीद रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो डॉलर पे जो वर्ल्ड डिपेंड करता है, वर्ल्ड जो डॉलर पे डिपेंड करता है उसको रिड्यूस कर रहा है ये लोग गोल्ड खरीद के, क्योंकि गोल्ड आपके कंट्री में ज़्यादा है या आपके पास ज़्यादा है तो आपका करेंसी बहुत स्टेबल है, यही नियम है। बात समझे? ये अलग बात है कि 70 के दशक में जब तुम्हारा अरब के साथ लड़ाई हुआ था तो डॉलर डिप्लोमेसी हुआ था, तो इंटरनेशनल मार्केट में गया, मगर फिर भी डॉलर भी तुम्हारा डायरेक्ट डिपेंड करता है गोल्ड पे, यही सत्य है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये देखो, और ये एक गजब एनोमली है कि जब जब डॉलर का डिप्रिसिएशन होगा, घटेगा वैल्यू, गोल्ड का बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब डॉलर बर्बाद भी हो जाए इंटरनेशनल में, हमारे पास गोल्ड है तो यानी कि हम सुरक्षा में है, सुरक्षित है हम लोग। अब ये हो गया। दूसरा समझो, कोविड-19 के टाइम में जो बॉन्ड वगैरह है, ठीक है, बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिल रहा है अनसर्टेनिटी की वजह से कि क्या होगा फ्यूचर में। स्टॉक मार्केट भी पूरी तरह से श्योर नहीं है कि क्या बूम होगा, क्या ग्रोथ होगा, कोई कमा ही नहीं रहा है, कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो स्टॉक मार्केट में क्यों लगाएगा? स्टॉक मार्केट में इसलिए लगाया था जब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उसके ऊपर उसको मिलता है, पैसा मिलता है। जब कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है ये सब पे, इसलिए हम लोग गोल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों? गोल्ड तो स्टेबल है, गोल्ड तो स्टेबल है, और इसलिए जो पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, जो आपका स्टॉक मार्केट में लगना चाहिए था, जो बॉन्ड मार्केट में लगना चाहिए, वो धड़ल्ले से गोल्ड में रखला है, इसलिए बोला गोल्ड 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 मैटर्स। ऐसे समझे बात को? और ये चीज़ डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा हो रहा है, डेवलपिंग से भी ज़्यादा। क्यों? देखो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में अंतर है। डेवलप्ड कंट्री में जो इंटरेस्ट रेट है बहुत कम लगता है, यानी कि हम तुमको 100 रुपये दिए ना तो बाबू ज़्यादा नहीं, आपको 101 रुपया लौटाना है। नहीं, इंडिया ऐसा नहीं कि आपको 120 रुपया लौटाना है। और जापान समय तो आपको 100 रुपये मिला है तो आपको केवल 98 या 95 रुपीज़ लौटाना है। नेगेटिव में इंटरेस्ट रेट, यानी कि वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा है। यही हुआ मतलब, पैसा इतना ज़्यादा है कि आपको दे रहा है कि आप यूज़ करो, आप जितना यूज़ करोगे तो मार्केट बढ़ेगा उससे। जापान लोग परेशान है, समझे ना, जापान लोग परेशान है, क्यों? ज़्यादा पैसा हो गया। बताओ, तभी तो अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन बनाने का बात करा। सॉफ्ट लोन 50 साल तक कौन लोन देता है? 50 साल में कितना सरकार गिरेगा, मरेगा? बात समझे ना, पैसा है, समझो। तो बात समझे, इसी के ऊपर हम लोग गोल्ड के बारे में जानेंगे क्या चीज़ है। तो देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कितना नंबर है? 8 नंबर है। देखो पहले वाला ही है। देखो गोल्ड प्राइजेस क्या है अभी 2000, हाँ तुम अच्छे समझ पाओगे देव इसको, ठीक है ना। जो आउंस का मतलब क्या होता है, 28 ग्राम्स का देखोगे तो पहली बार बहुत ज़्यादा बढ़ा है, $2000 बढ़ा है इसका 28 ग्राम्स का, ठीक है, पहली बार। 1 in 6 अमेरिकन्स, यानी कि 6 अमेरिकन्स में 1 अमेरिकन्स क्या कर रहे हैं, गोल्ड को खर्च कर रहे हैं, गोल्ड पे अपना पैसा लगा रहे हैं, खरीद रहे हैं। और 4 में से 1 आदमी बहुत ही सीरियसली सोच रहे हैं इसके बारे में। कहने का मतलब क्या है, मैसिव आदमी इसके तरफ मूव करने का प्रयास कर रहा है, ये बोलने का तरीका है। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द डिजायर फॉर अ सेफ हेवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। पैंडेमिक के टाइम में जितना अनसर्टेनिटी होता है, अनसर्टेनिटी है कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में, तो लोग क्या करें, गोल्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। Several people across the world previously thought that gold is just like any other commodity like oil and iron ore, and commodity prices rise and fall in cycle, gaining nothing in value over time. मगर पहले लोग क्या सोचते थे कि कुछ नहीं, ये भी कम्युनिटी की तरह ही है, क्रूड ऑयल की तरह ही है। मगर अभी इसका विचारधारा चेंज हो गया, अभी सब कोई चाहते कि इस पर खर्च करें। जस्ट एक देखो गोल्ड का हिस्ट्री पढ़ो कि गोल्ड किस तरह कैसे कैसे रूप लिया है वर्ल्ड में।
इसका क्या ट्रेजेक्ट्री हुआ, कब ये बहुत बढ़ा, कब ये पूरा घटा, और फिर कब बढ़ना शुरू हुआ। तो देखो 70 का दशक लेंगे जी, वर्ल्ड पे स्टैगफ्लेशन समझते हो कि इन्फ्लेशन हो रहा है मगर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है। ये भी एक एनोमली है इकोनॉमिक्स का। इन्फ्लेशन क्या होता है कि जनरल प्राइस दाम बढ़ना। स्टैगफ्लेशन कभी बताए थे तुम लोग को? स्टैगफ्लेशन हम इसको बताए होंगे, मैं भूल गया भाई लड़का। स्टैग ये कभी सुनता थोड़ी है इकोनॉमिक्स में, इसको कुछ आता थोड़ी है इकोनॉमिक्स का। और जबकि सबसे हार्ड इकोनॉमिक्स ही है समझाना और समझना। देखो स्टैगफ्लेशन मतलब एक स्पेशल कंडीशन होता है इकोनॉमिक्स का। उसके हिसाब से क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि आपका जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका जीडीपी बढ़ना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। मैं इसमें क्या कि इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, जीडीपी भी नहीं बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ता है। और इसके लिए कोई हमारे पास कोई इतने बड़े इकोनॉमिक्स अभी तक नहीं जन्मे कि इसका प्रॉपर रीजन निकाल पाए। ये बहुत ही एनोमलस सिचुएशन है इकोनॉमिक्स में। तो यही बोला जा रहा है कि 70 के दशक में, ठीक है, उस समय क्या हुआ कि गोल्ड का दाम बहुत बढ़ गया जब तुम्हारा स्टैगफ्लेशन आया। समझ लो इसका मतलब भी क्या है, लोग अनसर्टेनिटी आया, इसलिए लोग क्या बोले, हाँ, इसलिए लोग समझे कि ना अब हम गोल्ड पे ही खर्च करेंगे। तो 70 के दशक से देखो स्टार्टिंग, समझ। इट रेज मोर देन 7 फोल्ड, बताओ 70 बार उसका रेट बढ़ा। 1 रुपया है तो 70 टाइम्स, देखो सॉरी 7 फोल्ड, आई एम सॉरी 70 टाइम्स बोले, 7 फोल्ड। 7 फोल्ड भी बहुत होता है। गोल्ड 1 रुपया है, 7 रुपया हो गया अचानक, और मात्र 10 साल के अंदर। कैन यू बिलीव इट? देखो पीक पे पहुंच गया $850 इन अर्ली 1980s। 70 में स्टार्ट हुआ, 80 में कितना 60 टाइम्स बढ़ गया। इट सर्ज अगेन, फिर से बढ़ गया 2018। देख रहे हो किस तरह वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, तो किस तरह गोल्ड की तरफ आदमी का रुझान जा रहा है। समझ रहे हो क्रोनोलॉजी, फ्रेंड, समझ रहे हो? 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और इंडिया बच गया था। तो बोले थे कि इंडिया कैसे बचा था, मनमोहन जी का कंट्रीब्यूशन था। अभी नहीं बच पाएगा, क्यों? अभी मोदी जी है। मोदी जी को कहाँ बुझने आता है इकोनॉमिक्स, बिल्कुल बुझने नहीं आता। उनको बुझने आता तो उर्जित पटेल को हटाते ही नहीं वहाँ से। परसों बीबीसी उनका ये मेल किए थे मनमोहन सिंह को, हाँ। तो वो रिप्लाई थे कि 3 ठो कैसे बोले ना, इकोनॉमी को बचाना है। 3 ठो सजेशन दिए ना, यूट्यूब पे घूम रहा है इधर उधर, मैं पहुँचेगा थोड़े कान पे। सब्सिक्वेंटली स्लाइड बैकवर्ड ओवर मच ऑफ द डिकेड, मैं फिर से ये पीछे बढ़ा, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, फिर पीछे हो गया। अब देखो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो डैट ओवर द पास्ट सेंचुरी, 100 साल का यदि इतिहास देखा जाए गोल्ड का, द प्राइस ऑफ गोल्ड एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन हैज़ रिजन बाई एन एवरेज ऑफ जस्ट 1.1 कंपेयर टू। देखो क्या बोला जा रहा है, इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन आता है, देखो इसको समझना होगा, जब इन्फ्लेशन आता है तो स्टॉक एक्सचेंज सब में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मगर जब इन्फ्लेशन आता है तो गोल्ड पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए गोल्ड पे लोग खर्च करते हैं। ये बोलना चाह रहा है। तो ये बोलना चाह रहा है कि इन्फ्लेशन आते बस क्या हुआ, 1.1% इम्पैक्ट किया, उसको राइज करना पड़ा। मगर वही तुम्हारा यूएस स्टॉक्स हो तो 6.5, यानी कि सिंपल सी बात है। देखो इसको अलग तरीके से समझो, सिंपल सी बात है कि इन्फ्लेशन में स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, मगर गोल्ड पे, रिजर्व पे इम्पैक्ट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है। इवन द 10 ईयर्स, और मगर इस केवल इस यूएस स्टॉक्स नहीं, ट्रेजरी बॉन्ड्स, वहाँ का जो बॉन्ड है, बॉन्ड मार्केट है, उस पर भी इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, मोस्ट बोले रिस्क फ्री एसेट, वो भी तुम्हारा नॉर्मली दे आर नॉट मैनी डिफरेंसेस बिटवीन अ नॉर्मल एयरपोर्ट, सॉरी फिर से गलत हो गया वहाँ पे। ठीक है, पिछले बार क्लास का आ गया, ठीक है ना, गलती से आ गया। ठीक है, समझ जाओ तुम लोग। अब देखो इस मैप को देखो बाबू, तुम लोग क्या बोले थे कि चाइना और रसिया बहुत खरीद रहा है ना, देख रहे हो इसमें लीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1243 टन चाइना के पास है, उसके बाद तुम्हारा देखो रसिया का उससे भी ज़्यादा है। गोल्ड परचेज बाय सम कंट्रीज इन द पास्ट डिकेड। ठीक है, देखो इंडिया का, सुनो बात, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे ज़्यादा है तो वो डॉलर है, मगर रसिया का, चाइना का सबसे ज़्यादा है तो वो गोल्ड रिजर्व है। बात समझो, इंडिया पूरी तरह से डॉलर पे रिलाई करता है, तभी तो डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन होता है मार्केट फोर्स की वजह से। याद करो इकोनॉमिक्स का। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ, देखो ग्राफ को जूम करके देख सकते हो तुम अपने में। इसमें देखो कि 10 साल में बहुत राइज हुआ है, यही बताना चाह रहा है। देखो यहाँ पे 10 साल में राइज हुआ, देख रहे हो 2018, ये बहुत स्टिप गया कि नहीं गया, हरा लाइन है ऊपर, ये बाबू ये हरा लाइन है, इसका मतलब स्टिप है, यानी कि बढ़ रहा है। तो गोल्ड परचेज बाय सम कंट्रीज इन द पास्ट डिकेड में सब गोल्ड खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। सम नेशंस आर बाइंग गोल्ड इन रिसेंट टाइम्स, एग्जाम्पल रसिया।
और चाइना, क्यों? वो डॉलर डिनोमिनेटेड जो फाइनेंशियल सिस्टम है, यानी कि डॉलर पूरा वर्ल्ड को जो कब्जा करके रखा है अपना फाइनेंशियल सिस्टम में, ट्रांजैक्शन सिस्टम, उसको कम करने के लिए बोल चुके हैं ये चीज़, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा उसका रिजर्व में गोल्ड है। अब देखो प्रीवियस न्यूज़ रिपोर्ट, गोल्ड रश बाय द सेंट्रल बैंक। अब क्या है कि सेंट्रल बैंक भी इसको ले रही है, रख रही है अपने, क्यों? सेंट्रल बैंक के पास जितना गोल्ड रहेगा उतना ही मजबूत होगा करेंसी। तो वही बोला कि वाई कंट्रीज सेंट्रल बैंक्स होल्ड गोल्ड रिजर्व, क्यों करती है? यही सिंपल सी बात है, ये इसलिए करती है ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर सके। डाइवर्सिफाई मतलब ये जगह कोई हमारा उसमें है, कोई हमारा बॉन्ड्स में है, कोई हमारा डॉलर में है, कोई हमारा उसमें है गोल्ड में है। डाइवर्सिफाई करना मतलब यही कि अलग अलग रूप में पैसा है वहाँ पे, ठीक है। गोल्ड इज अ फाइनाइट एसेट, ये पेपर की तरह नहीं है, ना अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, ये फाइनाइट एसेट है। वोलेटिलिटी प्राइस क्या है? बहुत कम है, घटने बढ़ने का दाम बहुत कम है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है गोल्ड। कोविड में हालांकि थोड़ा वोलेटाइल हुआ, उतना भी वोलेटाइल नहीं है जितना करेंसी होता है। इट इंक्रीजेज द कंट्रीज स्टैंडिंग इन द गोल्ड में, जिसके पास गोल्ड ज़्यादा है उसका स्ट्रेचर बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। तभी तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जब डॉलर डिप्लोमेसी खेला था तो इसने क्या बोल दिया? गोल्ड है, मेरे पास गोल्ड है, आओ हम देंगे तुमको गोल्ड। वो कॉन्फिडेंस देख के ही तो डॉलर बनाया गया। बोले थे कभी स्टेटमेंट दिए थे, बोले थे कि नहीं बोले थे? तो इसका मतलब क्या कि आपके पास जितना डॉलर है उतना स्टेबल है आपकी करेंसी। समटाइम्स मैं वही है कि समटाइम्स इसका नेगेटिव कोरिलेशन है, बताया ना, यूएस का करेंसी घट रहा है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, बता चुके हैं पहले ही। देखो द मेटल ऑल्सो टेंड्स टू रिएक्ट द चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड लेस, वही सेम चीज़ है। गोल्ड रश इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। अब देखो क्यों कोविड-19 में? वही बात है कि बॉन्ड पे आपका यील्ड जो ज़्यादा नहीं है, अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो रहा है। बिकॉज ऑफ द इमेज ऑफ गोल्ड एज ए स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू व्हेन अदर्स आर सेकी। दूसरा जब खत्म हो रहा है, दूसरा जब अनसर्टेनिटी है तो सब गोल्ड में खर्च कर रहा है। हिस्टोरिकली देखो तो गोल्ड हैज़ डन बेस्ट, गोल्ड सबसे बेस्ट काम किया जब इंटरेस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कम हो गया। देखो कहने का मतलब तुम समझो, इसको समझना होगा कि मान लो कि इन्फ्लेशन 5% है और तुमको इंटरेस्ट 1% मिल रहा है, तो जो तुम्हारा यील्ड होगा, यील्ड मतलब जो तुमको पैसा मिलेगा, तो वो 4 - 1 तुमको केवल कितना मिलेगा? -4 या 4% मिलेगा। 5 - 1 4% मिलेगा। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, अनसर्टेनिटी है, 6 हुआ तो 1 हो गया, यानी कि अनसर्टेनिटी है, उस तरह आपका घट भी सकता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है इन्फ्लेशन के दौर पे, ये चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम गोल्ड पे खर्च करते हैं। इसका मतलब ये हुआ हिस्टोरिकली गोल्ड हैज़ डन बेस्ट व्हेन इंटरेस्ट रेट्स फॉल बिलो द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। समझ गए ना? इन्फ्लेशन 5% है, रेट 1% हो गया, घट गया। नाउ ड्यू टू द पंपिंग ऑफ मनी, ये क्यों है पता है? क्योंकि पता है कि डेवलप्ड कंट्री, देखो डेवलप्ड कंट्री में जो इकोनॉमिक पॉलिसी होता है वो डेवलपिंग कंट्री को बहुत इंपैक्ट करता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में स्टॉक मार्केट में लगा रहा है ना डेवलप कंट्री, वहाँ से स्टॉक मार्केट में लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। कंट्री ग्लोबलाइज है, चाइना में कुछ हो गया तो इंडिया में भी इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं है? अब पूरा वर्ल्ड खुला हुआ है, एक जगह कहीं दिक्कत हो तो हमारी जगह भी दिक्कत होगा। अब ये बात समझो, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि जो प्रिंटिंग करेंसी है, देखो दरवाज़ा बंद है, बंद कर दो। हाँ कौन बनाए? पिताजी थे। चलो रख दो, बैठो। एडवांस नेशंस में क्या है? एडवांस मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है कि करेंसी छाप के मार्केट में लगाया जाता है। तो करेंट आप जो करेंसी बहुत ज़्यादा कर देंगे मार्केट में, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, है ना? करेंसी ज़्यादा मतलब आदमी की जेब में ज़्यादा हुआ, दाम बढ़ गया, ये दाम बढ़ गया तो पूरा एनोमली ला देगा इकोनॉमिक्स में, वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। समझे ना? इसलिए गोल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। वही बोला है कि बॉन्ड यील्ड्स आर नियर नेगेटिव, तो बोला है कि जीरो हो जाएगा। देखो यूएस में जीरो है, अब बॉन्ड में जब देंगे पैसा हमको इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, हमको यील्ड ही नहीं मिलेगा, तो काहे बॉन्ड में खर्च करेंगे, है ना? तो इससे हम गोल्ड में खर्च करते हैं। ये यूरोप और जापान को, वो देखो बोला ना यूरोप और जापान में तो निगेटिव है, बोले थे ना? बोले थे कि नहीं बोले थे? वही है, ठीक है ना? तो यही समझ लेना। फोर्थ देखो, अमिड द ग्रोइंग एक्सपेक्टेशन दैट ऑल मनी गवर्नमेंट्स आर पंपिंग, जो पंपिंग कर रहे हैं, नाउ द गोल्ड बिकम द कमोडिटी। तो अब गोल्ड ही रहा जहाँ पे इन्फ्लेशन से प्रभाव नहीं कर सकता है। बोलो मामा जी को जाने के लिए। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स आर वेल अबव देयर लॉन्ग टर्म एवरेज। जानते हो स्टॉक्स का क्या है? अलग सर्कमस्टांसेस है, मगर गोल्ड क्या है?
रिलेटिवली स्टेबल है। कहने का मतलब वही है। तो गोल्ड रश में कंटिन्यू, तो हो सकता है गोल्ड रश जो हो रहा है वो और कंटिन्यू हो सकता है फ्यूचर में बाबू, और फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में और अनसर्टेनिटी है, क्या होने वाला है यू नेवर नो, है ना। रश मतलब तेजी से आना, बोलते हैं ना कि सड़क पे रश था, भीड़ था। द वाइडर रिस्क इज डैट दिस काइंड ऑफ प्योरली फाइनेंशियल स्पेकुलेशन अंडरमाइंस द इकोनॉमी बाय सकिंग कैपिटल। मैं इससे क्या दिक्कत हुआ, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, जो कैपिटल स्टॉक मार्केट में लगना चाहिए, वहाँ से पैसा हो गया, खिंचा गया पैसा गोल्ड की तरफ, तो इकोनॉमिक जैसे चलना चाहिए तो पूरी तरह से बर्बाद कर देगा इकोनॉमिक्स को, पूरा चेंज हो जाएगा, डायनेमिक्स ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस टाइम्स आर नॉट नॉर्मल। जहाँ पे वैक्सीन चाहिए, जब वैक्सीन चाहिए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए पैसा। 1:45 बजे, 1:45 बजे बोलो मामा जी खाने के लिए आ गए हैं क्या, मामा जी आ गए? हाँ, मामा जी को बैठा दो। हाँ, ठीक है। दिस टाइम्स आर नॉट नॉर्मल अनलेस अ वैक्सीन इज क्विकली इमर्जेस, सेंट्रल बैंक्स स्टॉप प्रिंटिंग फ्रेंटिकली एंड रियल इंटरेस्ट रेट स्टार्ट राइजिंग अगेन, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टॉप प्राइस फॉर द गोल्ड। बोल रहा है कि इतना अनसर्टिनिटी है, ठीक है, जहाँ पे वैक्सीन वगैरह भी निकल रहे हैं, क्विकली निकल रहे हैं, तो क्या है कि पूरी तरह से इकोनॉमिक्स को चेंज कर देगा ये। बोलिए मामा जी। यू हैव टू कम बाय योर फुट, you have to come to go to your home by foot, that's a good idea। कि जाना चाहती हो? yes, lock the door। समझ गए बात को, that is all about gold rush। समझ गए गोल्ड रश क्यों हो रहा है इकोनॉमिक्स में, अनसर्टेनिटी चारों तरफ है, ठीक है। तो वही कोमल वही चीज़ को रिपीट किए हैं, ज़्यादा नहीं है, सेम चीज़ बार बार लिखा गया है। नाउ मार्स देखेंगे, मार्स मिशन के बारे में देखेंगे। तो क्या है, हिंदू इन स्कूल, ये भी हिंदू का एक आता है एडिटोरियल अलग से, उसमें लिखा गया था 9 अगस्त को, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये क्या है, फील्ड ऑफ आईटी में, स्पेस में, कंप्यूटर में, रोबोटिक्स में, नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। कोमल उदास नहीं होना है कि पैदल जाना है, ठीक है ना, ठीक है। तो फटाफट देख लो, बताओ हमको कौन सा नंबर पे है, 15th, फाइन, 13th, ओके। चलो मार्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो मार्स क्या है, जानते हो कि मार्स 4th प्लानेट है ना जी, अर्थ के बाद। इसका साइज हाफ है अर्थ से, इसके पास 2 मून है जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट से खींच के रखा है, देखो फेबोस एंड डेमोस, ये आइसी डेजर्ट है। ये भी जानते हो तुम, आयरन ऑक्साइड से यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे चांस है कि होगा कभी वो होगा, वाटर होगा, बिल्कुल थिन एटमॉस्फेरिक लेयर है, समझे, आइस कैप्स है, फाइन। 3 मार्स मिशन इन जुलाई में 3 मार्स हो चुका है, 3 मिशन जा चुका है। 1 जुलाई 20 को अभी किए है अल अमाल, ताइवान 1 चाइना ने किया है, प्रिजर्वेंस रोवर, ठीक है, नासा ने किया है, समझे, 3 हो चुका है। वाई सच हरी, क्यों इतना हरी, क्यों इतना जल्दी क्यों कर रहा है, सब कंट्री क्यों लगा पड़ा है मार्स के पीछे, ये जानना जरूरी है। क्योंकि जानते हो एज पर द सेलेसियस मैकेनिक्स अर्थ और मार्स आर नियरेस्ट, बहुत नियरेस्ट है, मात्र डिफरेंस 55 किलोमीटर, जब बहुत पास में आता है तो 55 किलोमीटर का होता है, वही समझो पेरीहेलियन, और एपीहेलियन जब दूर चला जाएगा तुम्हारा इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 400 मिलियन किलोमीटर का हो जाएगा। यानी कि हम जो सबसे नियरेस्ट जा सकते हैं वो मार्स तक ही जा सकते हैं, और वो भी जाने के लिए हमको 2 साल लगेगा, ठीक है। वही बोल रहा है कि अपार्ट वंस इन अराउंड 2 ईयर्स, ठीक है, ये समझ लेना ये सभी चीज़, ठीक है। एक मार्स को घूमने में, सन के चक्कर लगाने में लगभग 687 अर्थ डेज लगता है, हम लोग को 365 लगता है, और अर्थ के डेज के हिसाब से 600+ डेज लगेगा एक घूमने में, ठीक है। व्हाट अबाउट प्रीवियस मिशन, पहले मिशन क्या था, मराइनर 4 पहला फर्स्ट ईयर क्राफ्ट था, स्पेस क्राफ्ट था जो गया मार्स में 65 में, 70 के दशक में बिगिंग लैंडर गया था, जो कि टेस्ट करा था कि हो सकता है वहाँ पे सोइल हो, सोइल है तो इसका मतलब साइन ऑफ लाइफ है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज इस रेस में निकल पड़े जानने के लिए यदि वहाँ पे पास्ट माइक्रोबियल लाइफ हुआ है, यानी कि माइक्रोबियल ग्रोथ है, इसका मतलब लाइफ जरूर होगा वहाँ पे, ये जानने के लिए, ठीक है। तो इस तरह काम चल रहा है। जहाँ तक इंडिया का बात करें तो इंडिया भी अलग नहीं है, मंगलयान हम लोग भी छोड़े थे 2014 में, उसके बाद इस बार भी छोड़े हैं, हालांकि इस बार 100% सक्सेसफुल नहीं रहे हम लोग,
ठीक है। इंडिया ऑल्सो बिकम द फर्स्ट कंट्री टू हैव एंटर द मार्स इन ऑर्बिट इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट में किए थे कि नहीं किए थे 14 में? गगनयान था, बिल्कुल, सॉरी मंगलयान नहीं था, गगनयान, जिसमें हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। इंडिया पहला कंट्री है जो पहला अटेम्प्ट में मार्स तक चला गया था। और उसमें कभी पूछना तुम लोग को क्यूरियोसिटी हो तो बताएंगे कभी डिटेल में। वाई इज मार्स सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन, क्यों मार्स पे जाना लोग सब इच्छुक है? तो जानते हो कि एटमॉस्फेयर मे नॉट बी हॉस्पिटल टू ह्यूमन लाइफ। बोला है कि हो सकता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव ना हो ह्यूमन बींग के लिए, ठीक है। मगर रिसर्चर बिलीव कर रहे हैं कि यदि वाटर मिल जाए तो बहुत तरह का बात हो सकता है जी वहाँ पे। लिक्विड वाटर का साइन है, आइस कैप्स भी नॉर्थ और साउथ पोल में मिलने का बात है। यदि आइस कैप वहाँ पे मेल्ट हो रहे हैं तो वाटर जरूर मिलेंगे, जैसे ग्लेशियर पिघलते तो वाटर आते कि नहीं है, वाटर मिल जाएगा, वाटर होंगे तो लाइफ होने का चांस है। इसलिए जाहिर सी बात है जो कंट्री जाकर पहले फतेह किया मार्स को, वो कंट्री और डेवलप्ड से भी ऊपर चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मार्स को प्लैनेट बी क्यों कहा जाता है? देखो मार्स एक वही प्लैनेट है सिस्टम में जिसके पास हैबिटेबिलिटी प्रोमिस है, यानी कि हैबिटेशन वहाँ पे हो सकता है वाटर की वजह से। वही सोयल है वहाँ पे, सोयल में वाटर है, ठीक है, नहीं बहुत ज़्यादा गर्म है, नहीं ज़्यादा बहुत ठंडा है। सनलाइट भी अनुकूल है ताकि सोलर पैनल्स वगैरह यूज़ हो सके वहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी ग्रेविटी में वो रह सकता है, 38% ऑफ दैट अर्थ है, यानी कि वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल अनुकूल है। डे लेंथ जो है मार्स का सेम है, अर्थ की तरह है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि सस्टेन हम लोग लाइफ कर सकते हैं यदि आर्टिफिशियल लाइट वगैरह वहाँ पे मॉडिफाई करके या जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करके हम लोग खाना खा के जीवित रह सकते हैं। समझ रहे हो ना, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, ठीक है। और सम कंपनीज ऑलरेडी प्रोटोटाइप्स बना चुका है कि हम ऐसा करेंगे। बताओ बच्चा नहीं हुआ, डर तैयार है, ठीक है ना, बच्चा नहीं हुआ उसका पैंट ऊंट खरीद कर रख दिया है, ठीक है ना। तो हैबिटेट्स आर, तो कहने का मतलब क्या कि अरमान बड़े बड़े देखे जा रहे हैं, देखो क्या होता है, अरमान जो देखता है वही पूरा भी करता है, ये भी जान लेना, है ना। स्पेस एक्स करना है, हाँ बिल्कुल, स्पेस एक्स जो एलन मास्क का है, जो तुम्हारा, अरे बहुत भयानक है वो, समझ गए। फाइंड WHO, ठीक है, 11 अगस्त को आया था। इंटरनेशनल रिलेशन, बड़ा बढ़ जाओ, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसी फोरा देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। कितना हम लोग कवर कर चुके हैं बाबू अभी तक? लास्ट ही तो है यार, आप तो कम से कम मनोबल हाई रखो। बिल्कुल निपटा देंगे। कितना है 1920? चलो देखो, यही बोला जा रहा है कि देखो देख लेना कि हम पहले ही तुम लोग को बता चुके हैं, ये बता चुके हैं 10 जुलाई वाला कोविड-19 वाला बता चुके हैं ना। कोविड-19 ऑलरेडी इन्फेक्टेड मोर देन 19, जानते हो कि बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, है ना। पहले ही बताए थे कि WHO हमेशा से विवाद में रहा है कि नहीं। इथोपिया वाला केस सब बता चुके हैं। 19 मिलियन प्रभावित है, आने वाले समय में और ज़्यादा प्रभावित करेगा, है ना। 150 कंट्रीज, सभी ये सभी चीज़ें ये बता चुके हैं। चलो WHO कम अंडर सीरियस क्रिटिसिज्म, जानते हो कोविड-19 में क्रिटिसिज्म में हुआ क्यों? चाइना की तरफ बायस है ना। तो इसमें ये भी जाने कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और ये भी जाने कि टीथ नहीं है, दांत नहीं है इसका, क्योंकि USA फंड छीन ले रहा है, जब फंड छीनना पावर नहीं है ना। और ये भी देखे थे कि US जब छीनेगा तो US को क्या नुकसान होगा, WHO को क्या नुकसान होगा, ये भी जान लिए थे हम लोग। ये सभी चीज़ यही है। अब देखो होता क्या, अब ये बात समझो कि फंड दो तरीके से मिलता है, एक कंट्री से मिलता है, एक डोनर से मिलता है। डोनर क्या है, मिलिंडा गेट्स टाइप का हो गया सेकंड डोनर। मगर जब देखो जो सबसे ज़्यादा हम बिल्कुल डोनर से मिलता है, मोर देन 60%, और 17% आपका कंट्री से मिलता है। और कंट्री से जो मिलता है तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में तय होता है कि कहाँ पे काम करना है, सभी लिखा गया है यहाँ पे चीज। मगर जो डोनर के हिसाब से मिलेगा तो डोनर तय करेगा कि कहाँ पे खर्च करना है, तो मोनोपोली तो हो जाएगा इसमें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है कि नहीं। तो ये वर्ड सभी लिखा गया वहाँ पे, देख लेना, ठीक है। ये सब कुछ बता चुके हैं। WHO कम अंडर सीरियस क्रिटिसिज्म, ये हो चुका है बात। देखो मगर पहली एक महिला थी जो कि इसके हेड थी, जैसे कि अभी इथोपियन के जो है ना हेड, ये हेड थी, इसका नाम था ब्रूनलैंड, ठीक है। जब वो डायरेक्टर जनरल थी WHO का, और 1998 और 2003 उस समय का पीरियड कालखंड में थी ये। इसने इतना बढ़िया काम की है, इतना बढ़िया काम की, अभी भी इनका गुणगान किया जाता है। ये महिला थी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा पॉलिसी डिसीजन ली थी, और क्या कि ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स के लिए बहुत अच्छा काम की। जैसे सार्स पेंडेमिक हुआ था उस समय भी चाइना से ही आया था, उस पर बहुत अच्छा काम किए थी ये।
ठीक है। चाइनीज़ लीडरशिप को ये पूरी तरह से वो की थी, ठीक है, खराब बोली थी और उसको ललकारी थी, अनलाइक अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो इस तरह का लीडरशिप होना चाहिए। विथ WHO व्हाट इज हैपनिंग इन रिसेंट टाइम, WHO के साथ क्या हो रहा है जान रहे हो? इबोला आउटब्रेक हुआ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, उस समय भी ठीक से काम नहीं किया WHO 2014 में। तो 2014 के बाद देखोगे तो अभी जो नया आया ये भी ठीक से काम नहीं किया जितना होना चाहिए। हेल्थ एजेंसी पे जो काम होना चाहिए उतना अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है, समझ गए। अंडर फंडेड प्रोग्राम से पैसा ही नहीं है प्रोग्राम को वो करने के लिए, तो इस तरह कहाँ काम चलेगा। और ये भी तुमको बताए थे डायरेक्टर जनरल जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि पेंडेमिक के टाइम में ढंग से काम नहीं किया, वही डाक में लिखा गया है। अब देखो जो फंडिंग है WHO का वो बहुत रियल कंसर्न है। क्यों रियल कंसर्न है? कि अभी जस्ट बताए एक एसेस कंट्रीब्यूशन होता है। एसेस कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है कि WHO ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जहाँ जहाँ बोलेगी वहीं पे खर्च करना है, ये तुम्हारा मेंबर स्टेट्स देगा, यानी कि कंट्री देगा पैसा, वही 17% बोल रहे थे अभी। और 80% क्या है? डोनर देगा। डोनर देगा तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कहते हैं। जब डोनर देगा तो डोनर का सहमति होना चाहिए उसमें। मैनी कंट्रीज स्टिल डिपेंड ऑन WHO, वहाँ बहुत सारे कंट्री जो गरीब कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है बहुत डिपेंड करता है, कोई दिक्कत होता है तो वही बोल रहा है, ठीक है। बहुत सारा कंट्री डिपेंड करता है ये क्राइसिस में, तो ज़रूरी है जैसे कि स्पेशली तुम्हारा अफ्रीका और एशियन कंट्रीज है जो कि बहुत तरीके से WHO के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज पे डिपेंड करते हैं पब्लिक हेल्थ को लेके, ठीक है। यदि WHO इसी तरह का काम करे तो एक पब्लिक ट्रस्ट भी टूटेगा, ठीक है। यदि WHO फेल होगा तो बहुत सारे गरीब लोग मर जाएंगे। दैट इज द एंड ऑफ सिलेबस, एंड ऑफ एडिटोरियल्स। 2 मिनट फिर ये टॉपिक